Hello everyone, how are you? I'm Shilpa, welcoming you all in this new lecture. तो फ्रेंड्स, आज हम एक लंबे गैप के बाद फिर से मिल रहे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। तो एक मेरी स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज हम रिवाइज करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम यूनिट 7 को रिवाइज करने वाले हैं और हम उसको कैसे रिवाइज करेंगे? हम उसको रिवाइज करेंगे PYQs के थ्रू। सी फ्रेंड्स, इट हैपन्स एंड इट ऑलमोस्ट हैपन्स कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें 100% ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आता हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, और इन केस हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है तो हमने उसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, आपका कॉमर्स का सिलेबस ऑब्वियसली बहुत वास्ट है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने 100% जो आपके 100 के 100 क्वेश्चन हैं उनके टॉपिक्स के गो थ्रू आप हुए होंगे एंड टॉपिक्स के गो थ्रू भी हुए होंगे। तो समटाइम्स इट मे हैपन, मेरे साथ तो भाई ऐसे हुआ है कि आपको ऐसे लगेगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो है, ये टॉपिक हमने पढ़ा तो, बट इस क्वेश्चन के हम लोग कभी एनकाउंटर नहीं हुए हैं। तो उस केस में आपको क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ये हम आज के वीडियो से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यूनिट 7 का एक बार सिलेबस समझेंगे कि यूनिट 7 में हमें क्या क्या दिया है। सी स्टूडेंट्स, रिवीजन इज एन आर्ट। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो रिवीजन में स्टक हो जाते हैं। आपके प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो आप डिटेल में सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं तो क्या आप उतना ही टाइम रिवीजन को देते हैं जितना टाइम आपने प्रिपरेशन को दिया था? तो रिवीजन और प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस रह गया, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको हाईलाइट करना पड़ता है हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को। और आपको यहाँ पे थोड़ा सेलेक्टिव होके अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज करना। देखिए, आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने घंटे में? 3 आवर्स में अटैम्प्ट करने। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको नॉलेज प्लस टाइम मैनेजमेंट दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। तो जब आप रिवीजन करते हैं तब भी आपको आपका टाइम मैनेजमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्या है कि आपने अगर रिवीजन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, एक ही यूनिट को आपने सारा का सारा टाइम डिवोट कर दिया है, तो आपकी बाकी यूनिट्स वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। और आपके इस पेपर के लिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, मैं कहूँगी सिर्फ एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली टाइम मैनेज करना पड़ेगा और रिवीजन को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि आप एक पेपर पर भी पूरी यूनिट को आप छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं। आपने जस्ट लास्ट मोमेंट पे 5-10 मिनट भी अगर उस पेपर पे नज़र डाल दी तो आपकी पूरी यूनिट रिवाइज हो जानी चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से। तो चलिए समझते हैं कि आपकी यूनिट नंबर 7 के टॉपिक्स कैसे कैसे हैं। आपको पहला टॉपिक दिया ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें पूछा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह का है। फिर उसके अंदर आते हैं बैंक्स, बैंक्स में कौन कौन सी कैटेगरी हैं। फिर कमर्शियल बैंक, आरआरबी दिए हैं, फॉरेन बैंक आपको दिए हैं, कोऑपरेटिव बैंक दिए हैं, ये कैटेगरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजीसी नेट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से हम बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से आए, इसके एस्टेब्लिशमेंट से आए, फंक्शन से आए, कैसे भी आए, लेकिन आपके ही क्वेश्चन इस लाइन में से तो 100% आपको मिलेगा। फिर आपके बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स, बेसल नॉर्म भी यूजीसी का एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट, इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में आपकी मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, ठीक है। फिर आपका आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें कौन से रह गए अभी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे होगी, जैसे नबार्ड हुआ आपका, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, इसमें से भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर्स में आपके। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, पेंशन फंड। फिर आपके आते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया। फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से, जैसे आपका बैंकिंग के लिए कौन है, आरबीआई है। फिर आपके कैपिटल मार्केट के लिए कौन है, सिडबी है। इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है। ये आपके फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक छोटा सा टॉपिक है। इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपको जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इंटरनेट बैंकिंग आ गया, इसमें मोबाइल बैंकिंग आ गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आ गया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया, आपके ई वैलेट वगैरह हो गया। इस तरह की चीज़ें आपके डिजिटाइजेशन के टॉपिक के अंडर आती हैं। फिर आपका आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन, किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एंड उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, IRD एंड इट्स रोल। ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू है सिलेबस का, ठीक है। देखिए ये सिलेबस आपको गिवन है, पर जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अभी जो यूजीसी का ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, मेनली आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको किस तरह से इस यूनिट की प्रिपरेशन करनी है, ये बहुत लंबी चौड़ी यूनिट नहीं है, एक मॉडरेट सी यूनिट है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं होते, 8 से 10 क्वेश्चन। और पिछली बार तो आपकी जो 25 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट थी उसमें इवन 12 क्वेश्चन भी इस यूनिट से पूछे गए थे। तो यू कैन सी कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस यूनिट इज। तो इस यूनिट को आप अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप। यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब देखिए आरबीआई की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ आरबीआई की, जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं हम, आरबीआई क्या है, आरबीआई इज द रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, क्या काम करता है, इसके फंक्शन कब एस्टेब्लिश हुआ था, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश हुआ था, इस तरह से हम लोग इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो हम नरसिम्हा कमेटी वगैरह है एंड अदर कमिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। बेसल नॉर्म की बात करेंगे तो बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 की हम बात करते हैं तो उनमें क्या क्या दिया है, ठीक है। एनपी के बारे में बात करेंगे, एसेट्स क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, और आपको उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ यहाँ पे नॉलेज को भी अपनी अप्लाई करना है। कौन सी नॉलेज को, हमारी जर्नल डे टू डे नॉलेज को। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको आपको बेसिकली कैसे जाना है, आपको बेसिकली एलिमिनेशन के थ्रू करना है उन क्वेश्चन। तो आपकी जो सिक्स सेंस है वो यहाँ पे आपको यूज़ करना। आप बोलेंगे कि हमें तो सिक्स सेंस का नहीं रियलाइजेशन होता है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, आप देखेंगे कि आपको आपकी सिक्स सेंस का रियलाइजेशन भी हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए पहला ही टॉपिक है और उसी टॉपिक में से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये 25 नवंबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमेशा गोलमाल करता है यूजीसी, इज नॉट करेक्ट भी डाल देता है और समटाइम ये पूछ लेता है कि इज करेक्ट, ठीक है। तो आरबीआई हैज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड। क्या आरबीआई का सुपरविजन होता है डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पे? आप कहेंगे नहीं होता, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, तो फिर किसका सुपरविजन होता है डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पे? कम ऑन क्विकली बताइएगा कि कौन सुपरवाइज करता है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे और फर्दर इसमें से भी आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो बताइए, इसका सुपरविजन करता है सेबी। तो ये स्टेटमेंट तो हाँ जी गलत हो गई है हमारी। फिर है मॉनिटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एसआरआर के थ्रू मॉनिटरी कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ये कुछ टूल्स हैं जिनमें से सीआरआर और एसआरआर भी कुछ टूल हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। फर्दर चेक करते हैं। प्राइमरी डीलर मेनली डील्स इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। क्या ये सही है? आप कहेंगे बी सही है, तो अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे भी हमें कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या प्राइमरी डीलर्स शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट में डील करते हैं? नहीं करते हैं। तो किस में करते हैं ये करते हैं डील गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। किसमें करते हैं प्राइमरी डीलर? कौन होते हैं पहले ये बताइए? प्राइमरी डीलर होते हैं जी लाइसेंस होता है जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने का और फिर फर्दर उनको बेचने का। तो ये आपके बैंक भी हो सकते हैं या फिर और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ये हो सकते हैं। फिर आपका आता है द डिक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन वो होता है जब बैंक लोगों को पैसा बांटता है। ऐसे फ्री में तो बैंक नहीं बांटेगा, इन द फॉर्म ऑफ लोन बैंक पैसा बांटता है।
तो अगर आपकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यहाँ पे कम हो गई, एसएलआर आपकी कम हो गई है, तो क्या होगा? एसएलआर कम हो गई तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा, तो क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, उससे क्या होगा? एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड्स द क्रेडिट क्रिएशन। तो ये भी गलत हो गई, तो हमारा राइट आंसर क्या बन गया? बी इज आर राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें इसको अप्रोच कैसे करना है। इस क्वेश्चन में से इन 4 पॉइंट से आपको 4 नॉलेज यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो आरबीआई का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पे तो किसका होता है? सेबी का होता है जी। मॉनेटरी कंट्रोल कौन किसके थ्रू करता है? आरबीआई। कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, इसके अलावा भी और टूल्स हैं, वो कौन कौन से टूल हैं? रिजर्व रेशो, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, फिर आपके कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी आते हैं, तो इनके द्वारा सब मॉनेटरी कंट्रोल किया जाता है। फिर प्राइमरी डीलर क्या होते हैं, ये भी हमें आज यहाँ पे जानने को मिल गया है। फिर ये भी पता चल गया कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को कम ज़्यादा करने का क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करूँगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी आपको एसएलआर दे दिया जाएगा, कभी आपको सीआरआर दे दिया जाएगा, कभी उसको घटा दिया जाएगा, कभी उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बैंक पे। टाइप्स ऑफ बैंक में एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम बैंक आपका है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। तो अभी इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या करता है ये? तो चलिए समझते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक आर, फर्स्ट है टू एंश्योर एन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्टर। देखिए एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहा है बैंक, तो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम्स को तो रिजॉल्व करेगा, तो ये तो आएगा ही। सेकेंड है टू प्रोवाइड स्पेशल अटेंशन टू कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? कैपिटल गुड्स हो गई हमारी मशीनरीज हो गई, ठीक है, और बड़ी बड़ी जो भी जो प्रोडक्टिव काम में आती हैं, प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, वो होती हैं हमारी कैपिटल गुड्स। तो उनके लिए, और टेक्निकल सर्विस, टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल अटेंशन पे करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट है टू टैप डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट फॉर रिसोर्सेज, अंडरटेक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन एरिया ऑफ एक्सपोर्ट। ये क्या कर रहे हैं? बाहर, ओवरसीज मतलब दूसरे देशों के मार्केट को ये टैप करता है, किसके लिए? डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों मार्केट को रिसोर्सेज जुटाने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट और फाइनेंस एक्टिविटी, एक्सपोर्ट के एरिया को बढ़ाने के लिए इन एक्टिविटीज को अंडरटेक करता है, बिल्कुल करता है। अगर यही नहीं करेगा तो एक्सपोर्ट के एरिया में काम कैसे करेगा? फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्ट्स एंड exporters and importers and act as the principal financial institution for coordinating the working of the other institution engaged in financing exports and import। देखिए इसका सारा का सारा तामझाम क्या है? पूरा फोकस इसका एक ही एक्टिविटी पे रहता है, वो क्या है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा तो है नहीं ना कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते रहेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन इम्पोर्ट टू। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट देयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो भी बैंक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज को फाइनेंस करते हैं, उनको फिर ये रीफाइनेंस का काम करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पांचों फंक्शन ही आपके आएंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक के फंक्शंस में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट इसमें डाल दी जाए जिसमें से पूछा जाएगा इनमें से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो उसमें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसके काम का पूरा फोकस ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे है। तो जो एक्टिविटी आपको इससे रिलेटेड नहीं लगेगी, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो उसको यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। ये देखिए कमिटीज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। बैंकिंग सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वेरियस कमिटीज आई हैं। तो इसमें से चलपति राव कमिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके रिस्ट्रक्चर की बात करती है? क्या ये स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात कर रही है? क्या कमर्शियल बैंक्स की कर रही है? कोऑपरेटिव बैंक्स की कर रही है? या फिर रीजनल रूरल बैंक्स की?
तो चलपति राव, देखिए मैंने इसको याद रखा था, तो मैंने इसको कैसे रखा था, राव, आर फॉर राव, आर फॉर RRB। इसको मैंने ऐसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करके याद रखा था कि चलपति राव कमेटी इज रिलेटेड टू, देखिए इतनी सारी कमेटीज हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे हर एक कमेटी को एकदम एक्यूरेटली वहाँ पे याद रख पाएंगे, तो हमें कोई ना कोई यहाँ पे लिंक तो बिठाना पड़ेगा, निमोनिक तो इसका बनाना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, आर फॉर RRB से, ठीक है, और आर फॉर राव से। तो ये हमारा आंसर बनता है रीजनल रूरल बैंक्स। क्लियर? Next question is the portion of total deposits of a commercial bank which it has to keep with RBI in the form of cash reserve is termed as, very easy question। देखिए यहाँ पे आपके कैश रिजर्व भी पूछ सकता है, आरबीआई के पास रखने के लिए पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि ये जो डिपॉजिट का एक पोर्शन है जो बैंक खुद के पास रखता है, वो आपको कैश में, गोल्ड में और नॉमिनेटेड सिक्योरिटीज के रूप में रख सकता है, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे तो इसने अपने आप ही हिंट दे दिया है, तो इसको बोला जाएगा CRR। SLR किसके फॉर्म में होगा, SLR आपका होगा कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ठीक है। और ये बैंक SLR को कहाँ पे रखता है, SLR स्टैंड्स फॉर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये कहाँ पे रखता है, विद इटसेल्फ, खुद ही अपने पास ही रखता है, ये आरबीआई के पास नहीं जमा कराता है, ठीक। बैंक रेट और रेपो रेट का तो कुछ संबंध ही नहीं है इसका। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द बेसल वन अकॉर्ड, BCBS क्या है आपका, बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। ये कमेटी है फिक्स द मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स फॉर बैंक एट। ये पूछ रहे हैं कि बेसल वन में जो आपकी कैपिटल एडुकेसी है वो कितना इन्होंने सेट किया है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है आपका 8%। 8% किसका, ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का, और 9% किस में है आपका, बेसल 2 में इन्होंने कर दिया है यहाँ पे 9%। इसको 10% अभी तक नहीं हुआ है, 1000 करोड़ का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेसल 1 की क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, बेसल 2 की क्या रिक्वायरमेंट है, बेसल 3 की क्या रिक्वायरमेंट है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, 3 पिलर्स ऑफ बेसल 1, बेसल 2 या बेसल 3 के यहाँ पे 3 पिलर्स में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये है बेसल के रिगार्डिंग। फिर इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो जहाँ पे आपको बताना है कि आपका इंश्योरेंस एक्ट और LIC एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, मरीन इंश्योरेंस एक्ट, इनको आपको मैच करना है। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो लास्ट टाइम ये मेरे भी एग्जाम में था, तो शायद मुझे भी नहीं आता, तो आई सिंपली मेड अ गैस, ठीक है। यहाँ पे आपका गैस सही है नहीं है, अगर इसमें से आपको एक भी पता है तो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे रिजोल्व हो जाएगा। देखिए इंश्योरेंस एक्ट, LIC एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, मरीन इंश्योरेंस एक्ट, सिंपल सी बात है, एक छोटी सी कॉमन सी बात हम करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट इनमें से सबसे पहले आया होगा, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट आने के बाद ही, उसके बाद ही आपका क्या आया होगा, LIC एक्ट या मोटर व्हीकल एक्ट या मरीन इंश्योरेंस एक्ट, ये सब उसके बाद ही आए होंगे। तो सबसे पहले कौन आया होगा, इंश्योरेंस एक्ट। तो हमने मैच किया यहाँ पे A को 3 से, तो A का 3 यहाँ पे सिर्फ एक में ही है, वो है तीसरे ऑप्शन में। अगर हम इसको फॉलो करते हुए चलते हैं तो हमारा बी का क्या होना चाहिए, LIC एक्ट कब आया, 1956 में। देखिए LIC एक्ट के बारे में तो फिर भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो बी का यहाँ पे 4 होना चाहिए, A का 3। सी का क्या आना चाहिए, मोटर व्हीकल एक्ट कब आया, मोटर व्हीकल एक्ट आया इसके अकॉर्डिंग 1988 में, और मरीन इंश्योरेंस एक्ट कब आया, 1963 में। देखिए ये क्वेश्चन हमें नहीं आता था, मान के चलो बिल्कुल नहीं आता था जी, ठीक है। हमने इसको कैसे रिजोल्व किया, हमने इसको जस्ट हमारी कॉमन सेंस से रिजोल्व किया कि सबसे पहले कौन सा आया होगा। ऑब्वियसली सबसे पहले कुछ भी है कि सबसे पहले 1938 3 तो किसी का है ही नहीं, तो इंश्योरेंस एक्ट सबसे पहले आया होगा, उसके बाद ही बाकी एक्ट बनने शुरू हुए होंगे। तो हम अगर अपनी कॉमन नॉलेज के थ्रू जाते हैं, एक बेसिक नॉलेज के थ्रू जाते हैं, तो हमें अपना आंसर मिल जाता है। अदरवाइज LIC एक्ट भी बहुत पॉपुलर है, LIC एक्ट भी कब आया है, LIC एक्ट 1956 में आया। अगर ये भी हमें पता है तो बी का 4 भी एक ही ऑप्शन में, तो सिर्फ अगर एक भी आंसर हमें पता है तो भी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन मनी मार्केट। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मनी मार्केट होता क्या है। व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। देखिए मनी मार्केट वो है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए मनी यहाँ से रेज कर सकते हैं, फंड्स यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए रेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 से लेके 365 डेज के लिए हम यहाँ पे फंड्स रेज कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगी 0 to 365 डेज के लिए हम यहाँ पे फंड्स रेज कर सकते हैं। इसको कहते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है यहाँ पे फिर, कैपिटल मार्केट है आपका जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए फंड यहाँ पे रेज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, नोट पूछा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। पहला है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मनी मार्केट के कंपोनेंट, मनी मार्केट के कंपोनेंट हो सकते हैं आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, कमर्शियल पेपर हो सकता है आपका, टी बिल्स हो सकते हैं, ठीक है, वे बिल्स हो सकते हैं आपके। तो इस तरह के ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये हैं आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। क्या आपको लगता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट? बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स MMFF, ठीक है, MMFF नाम बोलते हैं। MMFF are allowed to sell units to corporates and individual। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों को ही अपनी यूनिट सेल करने की परमिशन होती है, बिल्कुल होती है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। A well developed money market is essential for a modern economy। बिल्कुल ज़रूरी है एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट आपकी इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए, ये सही है। इन द इंडियन मनी मार्केट the predominant role is enjoyed by government and semi government securities। ये क्या बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट में ज़्यादातर जो सिक्का चलता है वो गवर्नमेंट का ही चलता है, यही सिक्योरिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा डील की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है? फर्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ और दीज आर नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या होता है ये चीज़ पहले तो हमें पता होनी चाहिए। देखिए पर्स क्या है, पर्स जो आप जेब में रखते हो, ठीक है, लड़कियां हैंग कर लेती हैं, लड़के जेब में रख लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल पर्स है, ठीक है, जिसको आप ऐसे कैरी करते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स इज आपका हो सकता है आपका डेबिट कार्ड या हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड। तो ये क्या है, यहाँ पे इसमें आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आप इसको देख सकते हैं या फिर इसमें कोई देख सकता है कि कितना पैसा है और इसको मतलब ऐसा बोलते हैं ना पॉकेट मार ली, तो इसको कोई ऐसे चुरा भी लेगा तो उसके कुछ काम का भी नहीं होगा आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो ये पर्स आपका वैसे चोरी भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स है, ठीक है। इसमें आपने कुछ पैसे डाले हुए हैं, आपने हो सकता है आपके डेबिट कार्ड में 10,000 रुपये हैं, हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड में 1,00,000 रुपये हैं। ये सिर्फ आपको ही पता है और किसी को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स है ना, आपको ही पता है इसके बारे में, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, खाली है भरा है, ओके। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक पर्स के बारे में सही नहीं है? रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन। देखिए ये क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या होता है तो फिर तो आप एक तुक्का ही लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स कोई भी कार्ड हो सकता है, वेदर इट इज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम मेट्रो में जा रहे हैं तो हमने क्या किया, अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिया। आजकल तो हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो ये क्या है, क्या वहाँ पे आपका रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन होता है? क्या आपके रेटिना को स्कैन किया जाता है? नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी पिन होती है, ओटीपीज होता है, इनके थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो दिस इज द नॉट करेक्ट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट।
सेकंड आपका विजुअल रिकॉग्निशन, रेटिनल और विजुअल तो एक ही बात है, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। थर्ड है नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट। बैड पेमेंट क्या होता है कि आपने किसी को गलती से पे कर दिया, गलती से मतलब आपने किसी को 10 रुपए देने थे, आपने उसको दे दिए 100 रुपए, ठीक है, आपको नोट का समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो आप जितना टाइप करेंगे उतना ही आप दे पाएंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर है मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विदाउट कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट। देखिए यहाँ पे आप क्या है कि किसी ने अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराए तो ऑब्वियसली आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का बैलेंस बढ़ जाता है वहाँ पे, यहाँ पे, और आपको इसको कोई चुरा भी नहीं सकता है। किसी ने आपके बैंक में पैसे डाले हैं, ठीक है, तो आपके डेबिट कार्ड में जो पैसे हैं या क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं, क्या वो चोरी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, अनटिल अनलेस आप खुद उनको जाके अपना पासवर्ड बताते हैं, पिन शेयर करते हैं, तब तक वहाँ से चोरी नहीं हो सकती। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या सही नहीं है? ए एंड बी, दीज आर नॉट करेक्ट, दीज आर फॉल्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्स के बारे में ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स कैसे काम कर रहा है, ये पिन्स के थ्रू, ओटीपी के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेटिनल स्कैनिंग का, विजुअल रिकॉग्निशन का कुछ चक्कर नहीं है, ओके। फिर है आपकी दो स्टेटमेंट। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेवरेट सा पैटर्न है ये यूजीसी का आजकल का। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगे, असर्शन रीजन दे दिए जाएंगे और आपको उन ऑप्शंस को बताना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी है यहाँ पे? कैपिटल मार्केट। अभी तो हमें पता है कैपिटल मार्केट क्या होती है, जहाँ से हम लंबे टाइम के लिए पैसा रेज करते हैं। कैपिटल मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड डाइवर्टिंग दैम इन प्रोडक्टिव चैनल। देखिए कैपिटल मार्केट क्या करता है? पैसा जमा करता है और कहाँ पे देता है? उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए देता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिव होंगे वो, ठीक है। दूसरा है कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज इन द ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक। देखिए हमने पढ़ा मनी मार्केट, मनी मार्केट में क्या होता है? मनी मार्केट में सीपी होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, मनी मार्केट में टी बिल्स होते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या होता है? बॉन्ड्स, इक्विटी हो सकते हैं, आपके प्रेफरेंस हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं आपके, ये इन सब सिक्योरिटीज में डील जाती है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, स्टेटमेंट सही। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सी फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में ये जो हम कर रहे हैं, दीज आर सम क्वेश्चन, दीज आर ए फ्यू क्वेश्चन एंडलेस हो सकते, देयर कैन बी थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन, लेकिन हमें क्या समझना है? हमें यहाँ पे मेनली समझना है कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनका एप्लीकेशन समझ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें क्या करना है? अभी इंश्योरेंस से क्वेश्चन आ गया आपका। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन इंश्योरेंस। देखिए कितना इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। ये भी आपका 25 नवंबर 2021 की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या है? स्क्रूटाइजेशन, स्क्रूटनाइजेशन, स्क्रूटनाइजेशन आएगा, स्क्रूटनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन असेसमेंट, क्लेम फॉर्म, नोटिस ऑफ लॉस, सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। कि हमें ऐसा कोई लॉजिकल सीक्वेंस इंश्योरेंस का हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है। आप देख सकते हैं सिलेबस को, अगर मैं दोबारा दिखाती हूँ यहाँ पे, क्या इंश्योरेंस का यहाँ पे कोई सीक्वेंस ये गिवन है? हमें नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस हमें लास्ट टाइम पूछ लिया गया है, तो ये क्या बोलेंगे हम? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ये तो चीटिंग हो गई। नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम कॉमन सेंस आपको यूज करनी है यहाँ पे। किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ भी होता है, आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? कोई न कोई लॉस हुआ होगा। अगर आपका फायर इंश्योरेंस हो, कहीं आग लगी होगी, अगर आपका और कोई इंश्योरेंस है तो कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नोटिस देंगे लोग का। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आप यहाँ से भी देखेंगे ना, तो अगर इनको आप एलिमिनेट भी कर देते हैं तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका डी फर्स्ट आना चाहिए। तो फोर्थ में आपका क्या आ रहा है? डी फर्स्ट आ रहा है, यहीं से आप देख सकते हैं। फिर भी आपको आपका आंसर कंफर्म करना है, तो सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। सेटलमेंट कब होगा? लास्ट स्टेप होना चाहिए। लास्ट स्टेप ये किस में है? 3 में है, इसमें नहीं है। तो ये आपका कंफर्म भी हो जाता है कि आपका इस ऑप्शन में लास्ट स्टेप ई है। तो अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो भी आपका आंसर सही आएगा। पहला क्या आएगा आपका? आप नोटिस ऑफ लॉस देंगे,
फिर क्या आएगा, आप क्लेम फॉर्म फिल करते हैं, फिर क्या है स्क्रूटनाइजेशन, मतलब उसकी विशेष जांच होती है, फिर आपके असेसमेंट जो आपने एक दिया होगा अंदाजन इतना नुकसान हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और सबसे लास्ट में सेटलमेंट और आर्बिट्रेशन होती है। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में देखा कि हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अप्रोच दो चीज़ें हैं, इधर हमें आंसर पता है, वी नो द टॉपिक, हमने रीड किया है, और हमें वो टॉपिक बिल्कुल अननोन है। तो हमने दोनों तरीके से देखा, अगर हमें नॉन है तो भी हमें कैसे अप्रोच करना है, अननोन है तो भी हमें कैसे अप्रोच करना है। समटाइम्स इट मे हैपन कि आपको बाउंसर क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे लेकिन उसका आप जो क्वेश्चंस आप फेस कर रहे हैं तो आपको लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना अगर हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें तो आप थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस के एनकाउंटर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर अप्रोच नहीं आती है दैट इज ऑफ नो यूज, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, आपके कम से कम क्वेश्चंस के थ्रू, देखिए आज के जो 11 क्वेश्चन किए इसमें हमने सब टॉपिक कवर किए। हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन किया, हमने यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ बैंक पे भी एक क्वेश्चन किया है, हमने आरआरबी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है, हमने यहाँ पे रिजर्व बैंक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन समझा है, हमने फिर बेसल नॉर्म्स पे भी एक क्वेश्चन समझा है, फिर हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन पे भी 2 क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के भी एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, म्यूचुअल फंड्स को भी अटैम्प्ट किया है, फाइनेंशियल रेगुलेटर आरबीआई से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिजिटाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पर्स पे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, इंश्योरेंस पे भी इवन हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। तो आप देखेंगे कि सबके सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया आ पाए कि किस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या यूजीसी का पैटर्न है, और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब से हम रेगुलर आपके साथ ऐसे ही रूबरू होने वाले हैं। और आपका कोई भी डाउट है तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर आप पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं कि मैम ये हमारा डाउट है, और इसके लिए मैं स्पेशल आपके एक मैसेज पे भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है, लेक्चर पसंद आया है, आपको यूजफुल लगा है, सो डू इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव ए नाइस डे।